अरब में एक भी दरगाह नहीं है और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? ठीक है तेरे बाबा। कार्डियक अरेस्ट हुआ अच्छा को। अम्मा का फोन था, लालच दे रहा है कि अच्छा ने ज्वेलरी रखा है, आकर लेकर जाए। तो मिले आ जाकर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा पेरेंट्स से, वो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें नेक काम के लिए तौफीक दे। बैठो मैम, बैठो। देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो अनीशा, पर जब तक तुम अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जाओगी, अपनी पुरानी यादों को कैसे मिटाओगी? और ऐसे तो तुम अनीशा बनने के बाद भी गीतांजलि को कभी नहीं बुला पाओगे। तुम्हारा फादर एक काफिर है, और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक तुम उन पे थूकती नहीं हो या फिर उन पे पत्थर नहीं मारती। और जो दौलत वो तुम्हें दे रहे हैं उस पर तुम्हारा हक बनता है। काफिर से मिली हुई दौलत कभी भी हराम नहीं होती। इट्स योर्स। There is a gap of 1.5 centuries between Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. Why is there a 150-year gap between the two? The reason for that is that in 1033 AD, a very large Turkish army charged down from Afghanistan across the plains, across into the Gangetic plains, and was met by a much smaller army led by a bunch of local chieftains from that area, near what is now Faizabad, Ayodhya area. And they fought a big battle. And the Indian side was led by a chieftain called Suhaildev Vasuddev Pasi. And in that battle, the Turks were completely destroyed. They were destroyed and decimated to such an extent that they did not dare come back in for another 150 years. There's the Battle of Bahraich in 1033 AD. Now, no Indian textbook will tell you about it. 10 साल पहले मैं इस्लाम के ओर कन्वर्ट हुई थी। ये फिल्म एक एजेंडा नहीं है, वो तो कन्वर्शन के प्रोसेस सेम है। फिल्म में जो सहेली आसिया नाम की सहेली कैसे दूसरे सहेलियों के ब्रेन वॉश कर रही है, उसी तरह मेरे सहेलियों मेरे साथ एक ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस में एक्सपीरियंस की हूँ। इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि इस्लाम ही सही समझती थी मैं। तो मुझसे शिवलिंग के बारे में गंदगी से बोल रहे थे, ये तो दे वर कंपेयरिंग इट विथ मेल ऑर्गन। अबाउट रामा, कृष्णा, शिवा and just like Shivalinga, all those questions were faced by me also. क्लासेस से ऐसा मिलता था कि एंटी नेशनल बन जाओ। So to me also my parents were kafirs. So what you did with them? So I was showing enmity with them. I was behaving rudely with them. Even I hit my mother once to her stomach. मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है, 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। दुआ कीजिए, ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो हमारे हाथ में वापस आएंगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारी बच्चियों को जाकर वो माइनॉरिटी ऑफिस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस जहां पर है, बिल्कुल उसके सामने माइनॉरिटी का ऑफिस है, जहां पर 5,000 के लोन के लिए, 10,000 के लोन के लिए बुरके पहन के बच्चियां, कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर
जिंदगी में पैसा और पावर कितना जरूरी है उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आपने मनीष कश्यप केस के बारे में सुना होगा, अब उन पर एनएसए भी लग गया है। जब मनीष कश्यप न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। एक तरफ मनीष कश्यप जैसा बिहार के एक छोटे से गांव का युवा पत्रकार है जो अशिक्षित, असहाय, बेरोजगार मजदूरों की आवाज है। न पैसा, न पावर, न नेता का साथ है। दूसरी ओर जुबेर जैसा वामपंथी पत्रकार है जो फैक्ट चेक के नाम पर समाज में झूठ और घृणा फैलाता है। महीने के 12 लाख लेता है। पूरा खान मार्केट गैंग साथ है, वामपंथी साथ है। जब जुबेर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यही जज जुबेर को राहत देते हैं और निर्देश देते हैं कि 6 बजे से पहले जुबेर जेल से बाहर होना चाहिए। जुबेर को राहत और मनीष कश्यप को तारीख पर तारीख मिलती है। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार था। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थीं कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। यह तारीख यामिनी में उस वक्त के इतिहासकार ने मथुरा के बारे में बताया और उस वक्त बनी भव्य मंदिर और उसकी मूर्तियों के बारे में बताया। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े, उसके 100 साल के बाद करीब 1150 में कृष्ण जन्मस्थान पर फिर मंदिर बनाया गया। मतलब वो तो आपने सुना ना, उसने कहा कि सब तोड़ दो, समतल कर दो, करके चला गया भाई। कृष्ण जन्मस्थान पर फिर मंदिर बना 1150, मतलब करीब 100 साल बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासन में इसे फिर तोड़ दिया गया, लेकिन फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासन के पहले तक बना रहा। मथुरा के मंदिर को सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन के बीच फिर तोड़ा गया। जो मैं आपसे कह रहा था, ये 10 ज्ञानवापी है। मथुरा भी एक और ज्ञानवापी है। जैसे ज्ञानवापी में मंदिर तोड़े गए, बनाए गए, तोड़े गए, बनाए गए, वो मंदिर तोड़ते रहे लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं तोड़ पाए और बनती गई वहां मंदिरें। वैसे ही मथुरा में ये आते रहे बाहर से, तोड़ते रहे, लेकिन किसी तरीके से हिंदू जो है वो मिलकर मंदिर बना लेते। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोदी के बारे में, वो आपको बताता हूं पढ़कर। सिकंदर लोदी के बारे में उस जमाने में तारीख दाऊदी में लिखा गया कि वो इतनी ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेषों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए, देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोला। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई किया जी। बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी। दिव्यराज। दिव्यराज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। यही अंतर है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। oh, no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसने 10th पास किया है। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया? मदरसे में नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। देश के राष्ट्रपति